हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी साइंस फिक्शन सीरीज वाली क्लास के साथ। और इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी के बुक को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। इस क्रम में ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 का ये पहला पार्ट है और इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में हम लोग अच्छे से इत्मीनान से बातचीत करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे पहले 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करवाया जा चुका है इसी सीरीज के अंतर्गत। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो समय निकाल करके उनको भी देखिए। और आज 5वें लेक्चर के ऊपर, लेक्चर 5वां नहीं है, चैप्टर 5वां है। लेक्चर ये 7वां या 8वां लेक्चर होगा। तो हम लोग 1, 2 या 3 क्लास में एक कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट मतलब एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में लाइफ प्रोसेसेस हमारा 5वां चैप्टर है इस सीरीज के अंतर्गत, ठीक है ना। और इसमें लाइफ या जीवन के संदर्भ में जो कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, वस्तुओं की बात करें, ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव इसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स, एनिमल या बैक्टीरिया इन सब जैसे इस तरह की चीजों की बात करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें जीवन है, लाइफ है। और अगर इन जीवों में, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई कैटेगरी हो जिसमें लाइफ हो, तो वो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है, उसकी विशेषता अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ऐसे में इनके कुछ लक्षण होते हैं जो हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि लाइफ या जिंदगी अगर है, ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस की प्रक्रिया होगी, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही होगी, इवन ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, परिवहन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही होगी। तभी तो शरीर आगे कहीं ना कहीं लाइफ को सपोर्ट करता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही होगी, ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होगा। तो ये दोनों विजुअल आपको बताता है, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, पक्षी हो, शेर, कुत्ता, गधा, बिल्ली, कुछ भी हो, अगर ये लाइफ है इन सब में, तो ऑब्वियसली इसके कुछ विशेष लक्षण हैं। और अगर इनकी तुलना हम ऑब्जेक्ट से करते हैं, वस्तुओं से करते हैं, कार या फिर घर या फिर टेबल चेयर से करते हैं, तो इसमें लाइफ नहीं है, इनको हम नॉन लिविंग कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर इसमें आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होता है, इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीजें वैसी नहीं होती है जो एनिमल के अंदर होती है, इसमें एक्सक्रीशन जैसी चीजें उस तरीके से नहीं होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के तहत नहीं होती है जिस तरीके से हमारे आपके शरीर में होता है। तो अभी ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है। बस इन सब के ऊपर आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे आगे बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, थैंक यू। अगर नहीं किया है तो कृपया मेरे रिक्वेस्ट पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन ही तो प्रेस करना होता है, बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए, ताकि इस क्लास पे होने वाली तमाम गतिविधियों के संदर्भ में आपको, इस चैनल पे होने वाली तमाम गतिविधियों के संदर्भ में होने वाली जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और इस चैनल के भविष्य के लिए भी आप सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं साइंस बाय सुमित सर। और फेसबुक पेज पे भी आप जा सकते हैं, तो तीनों जगह कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक एंड टेलीग्राम। और फिर साइंस की दुनिया में हम आगे बढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है जी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ या जीवन से संबंधित कॉन्सेप्ट के ऊपर आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इस क्रम में मैंने अभी बोला था कि इनके कुछ लक्षण होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ जिसमें है, जिंदगी है, तो ऑब्वियसली उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट आ जाता है पोषण का प्रोसेस, ग्रोथ डेवलपमेंट का प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस समझने का मतलब है इन सबको समझना। नंबर 1 न्यूट्रिशन, और इसी से आप जोड़ दीजिए मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म सब एक ही साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड है, मतलब ब्लड जैसी चीज है तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन या किसी अन्य फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन भी लाइफ प्रोसेस को इंडिकेट करने वाला एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, श्वसन, ब्रीदिंग जैसी चीज को भी लाइफ प्रोसेस से जोड़ करके हमें देखना होता है। और लाइफ के अंदर ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, वेस्ट प्रोडक्ट का बॉडी से आउट होना, दिस इज समथिंग एक्सक्रीशन, ये भी लाइफ प्रोसेस का एक तरीके से लक्षण है। इसके अलावा
नई जिंदगी की सततता या कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, नए संतानों की उत्पत्ति कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स लाइफ प्रोसेस को इंडिकेट करता है, और कहीं ना कहीं हमें यहाँ आइडिया भी मिल गया है कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में ये सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक एक करके इन सब के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो क्यों ना शुरुआत न्यूट्रिशन से करते हैं, पोषण से करते हैं। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली हो या बंदर हो या फिर पेड़ पौधे हो या कोई अन्य जीव हो, पोषण की आवश्यकता सबको होती है। और पोषण लाइफ को सपोर्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। आपके बुक में क्या लिखा गया है? मेंटेनेंस से शुरुआत की गई है। जीवों में अनुरक्षण कार्य निरंतर होते रहना चाहिए, है ना? ऐसे बोला जाता है ना कि जीवों का मेंटेनेंस कार्य निरंतर होना चाहिए। द मेंटेनेंस functions of living organism must go on even when they are not doing anything particular। मतलब जब हम कुछ ऐसे, अगर मैं अपनी बात करूं, इंसान की बात करूं, या इवन कोई भी आप एनिमल ले लो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, हमारे अंदर ग्रोथ की भी प्रक्रिया, डेवलपमेंट की भी प्रक्रिया चलती है और मेंटेनेंस की भी प्रक्रिया चलती है। मेंटेनेंस की प्रक्रिया तो लगातार चलती रहती है। कहीं इंजरी हो गई, चोट हो गई, सेल मर गया, फिर उसके बाद नए सेल्स बन गए बॉडी में, ये सब मेंटेनेंस की प्रक्रिया है ना? बॉडी में कुछ नुकसान हो गया, उसकी भरपाई बॉडी ने कर ली, ये सब मेंटेनेंस की प्रक्रिया है। हम कोई फिजिकल वर्क करे ना करे, इवन हम रेस्ट में भी रहते हैं, तो भी मेंटेनेंस की प्रक्रिया हमारे आपके शरीर में किसी न किसी रूप में चलती रहती है। जब कोई विशेष कार्य ना भी करे तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। इवन जब हम सो रहे हो या कक्षा में बैठे हो या इवन कुछ भी ना कर रहे हो, ऐसे कैजुअली सोच रहे हो, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो भी मेंटेनेंस का काम लगातार चलते रहना चाहिए। वे सभी प्रोसेस जो सम्मिलित रूप से मेंटेनेंस के कार्य को कैरी करते हैं, उनको हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, या उसी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। और इसका इंडिकेशन मैंने अभी आपको दे दिया कि न्यूट्रिशन से लेकर के ट्रांसपोर्टेशन तक, और रेस्पिरेशन से लेकर के एक्सक्रीशन तक, और इवन ये सारे प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस तक, ये सब हमारे मेंटेनेंस को सपोर्ट करने वाला एक तरीके से सिस्टम है। और इन्हीं सबसे मिलकर के लाइफ प्रोसेसेस या जीवन प्रक्रम या जैव प्रक्रम की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। इसके ऊपर ही हम बातचीत कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? जैसा कि अभी मैंने बोला कि कई सारे लक्षण हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ प्रोसेस के कॉन्सेप्ट को डिकोड करने के क्रम में। उसी क्रम में एक पहला एस्पेक्ट जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रिशन, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। न्यूट्रिशन आपको एनिमल के संदर्भ में भी पढ़ना है, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर के संदर्भ में भी पढ़ना है, और न्यूट्रिशन आपको प्लांट के संदर्भ में भी पढ़ना है। दोनों ही कैटेगरी के न्यूट्रिशन को पढ़ना है, क्योंकि लाइफ प्लांट में भी होता है। लाइफ हम में है, आप में है, तो प्लांट में भी तो लाइफ होता है। ठीक है, दोनों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़े अलग होते हैं, लेकिन होते तो हैं। वैसे अगर इंसान से ही हम शुरुआत करें कि न्यूट्रिशन की महत्ता किस संदर्भ में है, तो अब आप देखो, ये छोटा बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ, बड़े से और बड़ा हुआ, और बड़ा जो है बुजुर्ग हुआ, ये ग्रोथ की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो बिना न्यूट्रिशन के ये हो सकता है क्या? डेवलपमेंट की प्रक्रिया लगातार चल रही है, बिना न्यूट्रिशन के हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। इवन मेंटेनेंस की प्रक्रिया चल रही है, बिना न्यूट्रिशन के हो सकता है क्या? तो न्यूट्रिशन, इस विजुअल के जरिए न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस पता चलता है। और साथ ही साथ अगर हम कैजुअल वे में अगर कहें कि हमारे लिए, इंसान के लिए न्यूट्रिशन की महत्ता किस चीज से है, तो न्यूट्रिशन एक अवधारणा है। लेकिन अगर शॉर्ट में मैं बोलूं, तो हम जो भी खाना खाते हैं, खाद्य पदार्थों या फूड स्टफ्स को इंटेक करते हैं, उन खाद्य पदार्थों के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक पदार्थ होते हैं जो हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चाहे वो खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स हो, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन हो, खाद्य पदार्थ के अंदर मिनरल्स हो, विटामिन हो। ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब के सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है अलग अलग खाद्य पदार्थों से, तो हमारे लिए पोषण की प्रक्रिया लगातार हमें सपोर्ट करने वाली प्रक्रिया बन जाती है। अगर इसमें डिस्टरबेंस हो जाए, इसमें कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, चाहे हम ठीक से खाना ना खाएं, खाना ठीक से डाइजेस्ट ना हो पाए, हमें हमारा न्यूट्रिशन ना मिले, विटामिन ना मिले, मिनरल्स ना मिले, प्रोटीन ना मिले, तो भांति भांति की बीमारी हो सकती है और शरीर को सरवाइव करवाना मुश्किल हो सकता है। तो हमारे लिए इस संदर्भ में इसका इंपॉर्टेंस है, प्लांट के लिए भी है। प्लांट को भी
पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसका मोड थोड़ा सा अलग होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तमाम जीवों को पोषण के लिए प्रयास करते रहना होता है और इसी क्रम में हम लोग फिलहाल इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत किस चीज से हुई है? क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण, अनुरक्षण जब भी मैं बोलूं तो समझिए इसको मेंटेनेंस कहा जाता है। मेंटेनेंस तो आप जानते हैं ना, खाना खाया, उससे जो एनर्जी मिली वो कंज्यूम हो गया, फिर आगे बॉडी को कैरी करने के लिए एनर्जी चाहिए। सेल किसी वजह से टूट फूट में डैमेज हो गया, सेल की संख्या कम हो गई, बीमार पड़ गए, फिर वो नया सेल डिवाइड होकर के बनेगा। ये सब मेंटेनेंस की प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। तो यही लिखा है कि क्योंकि क्षति या टूट फूट रोकने के लिए मेंटेनेंस प्रोसेस की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी, हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, ठीक है ना। दिस एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। हमारे बॉडी के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारे बॉडी के लिए ऊर्जा का स्रोत है ग्लूकोज, ठीक है ना। वो ग्लूकोज, अगर मैं इंसान की बात करूं, एनिमल्स की बात करूं, तो हम तो ग्लूकोज बनाते नहीं है, शरीर में बनता नहीं है, प्लांट में तो बन जाता है। लेकिन हमें भोजन चाहिए, खाद्य पदार्थों को खाते हैं ना, तो उससे हमें जो कार्ब्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, उसी से फाइनली ग्लूकोज मिलता है। और वही ग्लूकोज सेल के अंदर फिर टूटता है, फिर सेल को एटीपी एनर्जी मिलती है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आपको भोजन तो चाहिए ना, किसी तरीके से भोजन नहीं मिलेगा तो पोषक पदार्थ कैसे मिलेगा? इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण का कोई प्रोसेस होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को, मतलब इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। मतलब हम जो खाना खाते हैं ना, खाना खाने की प्रक्रिया जिससे हमें वो सारे पदार्थ मिलते हैं जो हमारे पोषण के लिए जरूरी है, उस प्रोसेस को, खाना खाने की प्रक्रिया को पोषण प्रक्रिया का पहला चरण कहा जाता है। यहां से पोषण प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद वही खाद्य पदार्थ डाइजेस्ट होता है, जिससे काम के कंटेंट निकलते हैं भोजन से, खाद्य पदार्थों से, है ना। और फिर जब काम के कंटेंट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स निकलते हैं, तो वो शरीर यूटिलाइज करता है और इसी से अल्टीमेटली जीव में शारीरिक वृद्धि होती है ना, विकास होता है, मेंटेनेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है, जो कि पिछले कक्षा में भी हम देख चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट से लेकर के प्रोटीन तक और इवन बहुत सारे विटामिन, सब में कार्बन पदार्थ तो होते ही है। और ये सब पोषक पदार्थ में कार्बन आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएंगे और इनको लेने के लिए आपको खाना खाना पड़ता है। ऐसे में खाना जो भी आप खाते हैं, चाहे चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो भोजन है आपके लिए, वो खाद्य पदार्थ है। और उस खाद्य पदार्थ में जो चीज मौजूद होती है उसे हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। अब ये पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ये पोषक पदार्थ प्रोटीन होते हैं, अलग अलग भोजन में होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे पोषक पदार्थ एक ही भोजन में मिलेगा। किसी भोजन में, किसी फूड स्टफ में आपको कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में मिलेगा तो किसी में प्रोटीन अच्छे में मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खाद्य पदार्थ में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल जाए, किसी में फैट मिलता है तो किसी में विटामिन मिनरल अच्छी मात्रा में मिलता है। तो वो सब एक अपना कॉन्सेप्ट है। फिलहाल ये सब हमारे लिए जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स पोषक पदार्थ है, प्रोटीन पोषक पदार्थ है, फैट, वसा, फैट को वसा कहते हैं, ये पोषक पदार्थ है। विटामिन को विटामिन ही कहते हैं, ये भी पोषक पदार्थ है। मिनरल को हम लोग खनिज लवण कहते हैं या खनिज ही कहते हैं सीधा, ये पोषक पदार्थ है। मिनरल मतलब सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, कैल्शियम, इसको हम मिनरल कहते हैं, ठीक है ना। और छठा हो गया पानी, जल, ये भी हमारे लिए पोषक पदार्थ है, ठीक है जी। इसमें अगर देखा जाए तो लिटरली मैं ये कह सकता हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसको हम लोग ऐसे कार्ब्स कह देते हैं सिंपली, और जो फैट है, वसा, ये दोनों एक खास कैटेगरी के पोषक पदार्थ होते हैं। आगे आप पढ़ोगे भी। इनको एनर्जी प्रोवाइडर कहा जाता है, ये ऐसे याद रखिएगा, एनर्जी प्रोवाइडर। ये बॉडी को एनर्जी देता है। मतलब जो भी आप रिसोर्स खाते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला स्रोत है, जैसे चावल में कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा होता है, आलू में बहुत ज्यादा होता है ना।
या और भी अनाजों में होते हैं, फल में होते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स फाइनली आपको एनर्जी देता है, ठीक है ना। फैट भी एनर्जी देता है, दोनों से बॉडी को एनर्जी मिलती है। अब किससे ज्यादा किससे कम वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये दोनों एनर्जी प्रोवाइडर है, ऊर्जा प्रदाता आप इसे कह सकते हैं, कैटेगरी में रख सकते हो। हालांकि जरूरत पड़ने पर बॉडी को प्रोटीन से भी एनर्जी मिल सकती है, तो इसको भी आप एनर्जी प्रोवाइडर कह सकते हैं, लेकिन स्टार लगा के मैं इसको बोल रहा हूं, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन से भी एनर्जी मिल सकती है, उसका अलग कंडीशन है। बट प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइडर से ज्यादा ना एक दूसरे कैटेगरी के लिए, दूसरे कार्य के लिए प्रसिद्ध है, और ये ग्रोथ डेवलपमेंट से संबंधित है। वृद्धि विकास की जो प्रक्रिया होती है ना, चाहे ग्रोथ की प्रक्रिया हो या फिर डेवलपमेंट की प्रक्रिया हो, वृद्धि विकास की प्रक्रिया, इसका लिंक प्रोटीन के साथ है, ठीक है ना। जहां भी वृद्धि विकास की प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्रोटीन से ही जुड़ जाता है। ऑल्दो प्रोटीन से बॉडी को एनर्जी भी मिल सकती है, तो वृद्धि विकास से इसको आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तीसरा कैटेगरी जो है ये है विटामिन, एक ही साथ में लिख देता हूं, मिनरल्स जो ऊपर लिखा हुआ है, खनिज प्लस वाटर। मैं आपको सीधे सीधे एक बात बता दूं कि इससे बॉडी को कोई कैलोरी नहीं मिलती है, नो कैलोरी, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। बट स्टिल ये तीनों के तीनों पोषक पदार्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मेटाबॉलिक कहा जाता है। शरीर के अंदर जो उपापचयी प्रक्रियाएं, बायोकेमिकल प्रोसीजर होते हैं ना, उनको कोऑर्डिनेट करने में, उनको कैरी करने में इन पोषक पदार्थों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट अगर बॉडी को एनर्जी देता है, तो प्रोटीन ग्रोथ डेवलपमेंट से संबंधित है, तो विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर कैलोरी एनर्जी नहीं देता है, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर इन सब चीजों की कमी हो जाए, इवन विटामिन की कमी हो जाए तो भांति भांति की बीमारी होती है, मिनरल्स की कमी हो जाए तो बीमारियां हो सकती है। तो इनको आप हल्के में नहीं ले सकते, ये सारे के सारे पोषक पदार्थ है, और ये चाहिए बॉडी को किसी भी तरीके से। इसके लिए हमें खाना खाना पड़ता है, क्योंकि ये भोजन के अंदर ही ये चीजें होती है ना। और फिर जब वो भोजन पचता है, डाइजेस्ट होता है, तब जाकर के आपको कार्ब्स भी मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलते हैं, फैट भी मिलते हैं, विटामिन, मिनरल्स, ये सब मिलते हैं, और हमारे अंदर तमाम तरह की जो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की प्रक्रिया है, वो लगातार चलती रहती है। अब अगर मनुष्य में न्यूट्रिशन प्रोसेस को, न्यूट्रिशन मनुष्य से लिंक करके मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया कि न्यूट्रिशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें खाना खाने की प्रक्रिया भी शामिल है। इसको हम लोग कहते हैं इंजेशन, अंतर्ग्रहण। देखो ये लिखा हुआ है, पहला स्टेप खाना खाओ, तभी तो पोषण प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इंजेशन हुआ, जो भी आपने खाना खाया, ठीक है। अब खाना खाया, लेकिन खाना ठीक से पचेगा नहीं। भोजन जो जटिल रूप में हमें मिलता है, चाहे वो चावल हो, कार्ब्स हो, मतलब चावल हो या फिर आलू हो या फिर दाल हो या जो भी है, वो कॉम्प्लेक्स चीज है। उसको शरीर के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के जरिए क्या करना होता है, सिंपल फॉर्मेट में तोड़ना होता है। जब जटिल खाद्य पदार्थ अलग अलग तरीके से सिंपल फॉर्मेट में टूटता है, तो उसके बाद उसी खाद्य पदार्थ से विटामिन, प्रोटीन, मिनरल जैसे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो खाना खाया, पहला स्टेप। खाना पचना, दूसरा स्टेप, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसका पूरा एक सिस्टम है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और चलो मान लो खाना ठीक से पच गया है, डाइजेस्ट हो गया, तो जो भोजन से जो कंटेंट निकला है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वो अब्सॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, और अब्सॉर्ब होकर के वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ब्लड में मिक्स करके टारगेट तक पहुंचता है, शरीर के पूरे सेल तक पहुंचता है अल्टीमेटली। तो अवशोषण भी हो गया, एंड देन एसिमिलाइज्ड, मिक्स होकर के ब्लड के जरिए आगे पहुंच गया। कहा, किडनी, लिवर, ब्रेन, सब सेल तक पहुंच गया। तो ब्लड अपने साथ प्रोटीन के कंटेंट ले गए, ब्लड अपने साथ कार्बोहाइड्रेट्स के कंटेंट ले गए, सेल तक गए, और सेल के अंदर इन सबको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है ना, ये चलता है। तो एसिमिलेशन भी हो गया, डाइजेशन हो गया, अवशोषण हो गया, एसिमिलेशन हो गया। उसके बाद जो खाना आपने खाया था, उसके सारे कंटेंट तो आपको, अच्छी चीजें तो मिल गई ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। अब वो जो खाना खाया था, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बच गया बॉडी में, तो अब वो बॉडी से आउट हो जाता है एजिशन के थ्रू। तो ये प्रोसेस है, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। तो ये याद रखिएगा, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन एजिशन, ठीक है ना। इंजेशन, खाना खाना, माउथ कैविटी, ठीक है ना। डाइजेशन का पूरा एक सिस्टम है, आगे चैप्टर में भी आप पढ़ोगे।
अब्जॉर्प्शन आंत में होता है, फिर ब्लड में जाता है, फिर टारगेट तक जाता है एंड सो ऑन, एंड देन उसके बाद एलिमिनेशन, वेस्ट प्रोडक्ट का शरीर से बाहर निकलना। तो ये कुछ स्टेप है। अब सवाल ये उठता है, ये तो समझ में आ गया कि पोषण का अपना इंपॉर्टेंस है, सभी जीवों के लिए इसकी महत्ता है, लेकिन हाउ? जीव सज ये मनुष्य की बात तो हमने थोड़ी थोड़ी कर ली है, लेकिन बाकी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो है ना, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, मतलब उसका तरीका क्या है? तो सबसे पहली चीज, तमाम लिविंग थिंग के लिए मैं आपको बोलूंगा दो कैटेगरी यहां पे याद रख लेना है आपको, ठीक है? एक तो मैं कहूंगा प्लांट्स को अलग से यहां रख दो, पादप ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। और दूसरा मैं कहूंगा एनिमल्स के लिए एक अलग शब्द रख दो यहां पे, एनिमल्स यानी जंतु, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर सब आ जाएंगे। प्लांट कहते हैं कि ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी, इसका मोड अलग होता है एनिमल से। इसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के कैटेगरी में रखते हैं। मतलब आपने तो सुना ही होगा ना, जानते हैं ना कि पेड़ पौधे, ज्यादातर, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैरी करके सनलाइट की एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मतलब सनलाइट की एनर्जी से ग्लूकोज बनाता है, खुद से अपने लिए अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है? तो ये स्वयं पोषी एक तरीके का प्रोसेस है। प्लांट को इसी कैटेगरी में आमतौर पर रखा जाता है। फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें सनलाइट की एनर्जी से वो ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन हम में ऐसी क्षमता नहीं है। तो हम पोषण के लिए या तो प्लांट को खाएंगे या किसी दूसरे जीव को या किसी दूसरे चीज पे हम डिपेंडेंट होते हैं। बॉडी में प्लांट की तरह ग्लूकोज वगैरह बनता नहीं है हमारे अंदर, ठीक है ना? तो ऐसे न्यूट्रिशन को हेट्रो कहा जाता है, हेट्रोट्रॉपिक। एनिमल्स को हम इसी कैटेगरी में रखते हैं, विषम पोषी इसको कहते हैं। ऑल्दो इसमें अलग अलग टाइप्स है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे, क्योंकि एनिमल्स में मनुष्य भी है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर भी है, उसका भी एक, वो भी हेट्रोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हो गया। और एनिमल्स में और भी जीव है, और भी कैटेगरी है, अमीबा भी है ना? तो उसको भी हमें थोड़ा सा समझना होगा। तो उसमें टाइप्स है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल डिस्कशन के आधार पर मोड को डिकोड किया जा सकता है। तो पहला हमने देखा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। के बारे में आज हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे, तो टेंशन नहीं, ये इंट्रोडक्शन है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है आगे हम देखेंगे। और दूसरा क्या था भाई साहब? दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पोषण का वो तरीका जिसमें अब जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि भोजन के लिए वो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे अगर हमें भोजन चाहिए तो हम ग्लूकोज थोड़ी बनाते हैं, ये चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, या फल खाते हैं, या फिर नॉनवेज खाते हैं, है ना? तो हम दूसरे चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है। एनिमल, फंगस को इसी कैटेगरी में आप रखोगे, और ग्रीन प्लांट्स या इवन ज्यादातर प्लांट्स को स्वपोषी की कैटेगरी में रखा जाता है। अब इसके बारे में फोटोसिंथेसिस हमें पढ़ना भी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक आध छोटा सा प्रश्न है, उसको देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी? सबसे पहला प्रश्न है, इसमें से सही कथन आपको चुनना है, और अभी तक के डिस्कशन इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए पर्याप्त है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है? पहला इनपुट है कि विषम पोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्या ये सही है? दूसरा है, विषम पोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। विषम पोषी नहीं, स्वपोषी, है ना? ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप का अंतर अभी हम लोगों ने देखा है। तो दूसरा, तो मुझे पहला तो ठीक लग रहा है, लेकिन दूसरा गलत है, काट दिया मैंने। विषम पोषी प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, नहीं, ऑटोट्रॉप्स करते हैं, है ना? विषम पोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट्स में बदलने में समर्थ है, ये ऑटोट्रॉप्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस का नाम लिखा हुआ है ना? तो पहला ही सही है, बाकी सब गलत है। तो ये बड़ा आसान प्रश्न था, आप आराम से कर लेंगे। दूसरा प्रश्न भी एक स्टेटमेंट बना के दे दिया गया, लेकिन प्रश्न कॉन्सेप्ट के तौर पर मुश्किल नहीं है।
जीवित और निर्जीव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही कथन है? कथन 1 और 2 और ऑप्शन देना है आपको, इसमें से चुनना है कि क्या पहला वाला सही है, क्या दूसरा वाला सिर्फ सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो पहला इनपुट है कि जीवित प्राणी विकास और मरम्मत का प्रदर्शन कर सकता है, निर्जीव नहीं कर सकते। मतलब while the living being can demonstrate growth and repair maintenance, नॉन लिविंग कैनॉट। यस, ये तो सही है ना। ग्रोथ डेवलपमेंट, ऐसे पत्थर थोड़ी ग्रो करता है, लेकिन चूहा जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, मनुष्य जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, रिपेयर चलता रहता है, तो ये सही है। दूसरा है जीवित प्राणी चयापचय प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, निर्जीव नहीं। मतलब लिविंग बीइंग डेमोन्स्ट्रेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तमाम तरह की जो जैविक प्रक्रियाएं होती है, जैसे ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी का निकलना, है ना, प्रोटीन का बनना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है ना, ईंट पत्थर में थोड़ी ये होगा। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों के दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन इसके साथ इसको लॉक किया जाएगा, कोई इशू नहीं है। और अब आ जाते हैं हमारे, क्योंकि टारगेट तो आपको मिल गया ना। पहली बात मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल ध्यान रखो न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में ही हम लोग टाइप्स, प्रोसेस, सबके ऊपर चर्चा करने वाले। तो पहले इसी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन या ब्लड वाले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो इसलिए ये काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक इसमें हमें कवर करना है। तो फिलहाल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, और हमें दो मोड को पढ़ना है, एक स्वपोषी प्लांट वाला और दूसरा विषम पोषी। दोनों अपने आप में कॉन्सेप्ट है। तो शुरुआत हम लोग प्लांट से करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपने लिए प्लांट भोजन बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें होता क्या है, प्लांट की जो हरी पत्तियां होती है आमतौर पर एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये पत्तियां लेती है, और मिट्टी में रूट में मौजूद पानी, इन दोनों इनपुट को, इन दोनों ए और बी इनपुट को सनलाइट की एनर्जी की सहायता से और क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट के द्वारा जो पत्तियों में ऑलरेडी होता है, इसकी सहायता से इसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही ग्लूकोज प्लांट के लिए एनर्जी का स्रोत बन जाता है, और साइड प्रोडक्ट के रूप में यहां ऑक्सीजन गैस भी बनती है और पानी भी निकलता है। तो ये ऑक्सीजन ना, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियां लेती है और उसको फिर पानी की सहायता और सनलाइट क्लोरोफिल के जरिए ग्लूकोज में बदल देती है, और साइड में साइड प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी निकलता है, और ये ऑक्सीजन रिलीज कर दिया जाता है बाहर, क्योंकि इस ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सीजन भी बनता है, थोड़ा पानी भी बनता है, पानी भी निकलता है इस प्रोसेस से, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए, फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए देखा जाए तो 4 इनपुट्स की जरूरत होती है। उसमें से एक भी इधर उधर हो गया तो ये प्रोसेस नहीं होगा। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से पत्तियों को मिलता है, डन है जी। दूसरा है पानी जो ऑलरेडी मिट्टी से रूट और रूट से पत्तियों तक पहुंचता है, कैसे, उसकी अपनी कहानी है, तो ये भी दूसरा इनपुट है। तीसरा भाई साहब, प्लांट की पत्तियों में क्लोरोफिल पिगमेंट अगर नहीं होगा, या प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जहां क्लोरोफिल पदार्थ है वहां फोटोसिंथेसिस होगा, इसलिए तो आमतौर पर हरी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, आमतौर पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वहां क्लोरोफिल है, और सनलाइट की एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के फोटोसिंथेसिस इस तरीके से प्रोसेस है जिसमें आप देखेंगे तो एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। देखो, इसको कई बार ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो ये लिटरली कौन सा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज किया जाए, एनर्जी को यूज किया जाए, सनलाइट की एनर्जी को यहां यूज किया जा रहा है, तो इसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडो बोलते हैं। लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज टूटता है सेल के अंदर, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और उसमें एटीपी एनर्जी निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी एटीपी निकलती है, वो आगे बढ़ो गया। फिलहाल फोटोसिंथेसिस में ये सारी चीजें होती है, 4 पदार्थ है जो चाहिए ही चाहिए, और इस प्रोसेस को आप एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऊष्मा चाहिए, एनर्जी चाहिए, आउटपुट नहीं है एनर्जी, इनपुट है, ठीक है। वो प्रक्रम जिसमें स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, यह वो प्रक्रम है फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, या
इस न्यूट्रिशन की बात करें तो यह वो प्रक्रम है जिसमें ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट्स बाहर से लिए गए पदार्थों को, बाहर से मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में बाहर से लिए जाते हैं, यानी एक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, और ये बाहर से लिए गए और एक सनलाइट भी तो है, ठीक है, और बाकी क्लोरोफिल वो तो ऑलरेडी है। तो इन सब की सहायता से कहीं ना कहीं ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज से पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब अगर ये सवाल पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल क्या है, तो चार की बात तो अभी हमने कर ली है ना, ये चारों आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कौन कौन से रॉ मटेरियल है, तो आप देख लो। पहला, भैया ये चाहिए ही चाहिए, दूसरा ये तो ऑलरेडी होता है, इसके बिना नहीं हो सकता है, तीसरा ये चाहिए, चौथा ये चाहिए। ये वायुमंडल से प्राप्त होता है और पानी कहां से प्राप्त होता है, तो जो पौधे हैं, मतलब जो स्थलीय लैंड वाले पौधे जमीन पे जो होते हैं, मिट्टी से जड़ों में, जड़ों से फिर पत्तियों तक पहुंचता है, दैट इज द सिस्टम, ठीक है ना। तो ये चारों के चारों पोषक पदार्थ, मतलब ये चारों के चारों पदार्थ चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। और होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, तो सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे हरी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आमतौर पर होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद होता है भाई साहब, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो सनलाइट की एनर्जी को, एसई सन एनर्जी को ट्रैप करता है, अवशोषित करता है, क्योंकि ये चाहिए ही चाहिए। और फिर उसके बाद क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दैट इज डन, फर्स्ट स्टेप। एंड देन प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। तो देन व्हाट वी कैन से दैट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज हैपनिंग, एंड स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिट होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रश्न है कि ये जो ऑक्सीजन या फिर ये पानी जो भी निकला है, हाइड्रोजन जो भी निकलता है, तो इस क्रम में ये ऑक्सीजन, इसका वाला ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, पानी वाला, तो ये ऑक्सीजन पानी वाला ही है, ठीक है ना। एंड जब ये सब होता है तो उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये भी एक प्रश्न है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, यहां भी ये प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन में जाता है। रिडक्शन मतलब आपने पढ़ा था ना पहले ही लेक्चर में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आपको बताया भी था। अगर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको रिडक्शन बोला जाता है। अब देखो ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन ऑलरेडी है, इसमें नया क्या आया, हाइड्रोजन ही तो आया, और हाइड्रोजन का आना, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन, इसको रिडक्शन बोला जाता है। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू द ग्लूकोज, दैट इज द केस। इसमें सारे प्रश्न हैं, स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये छोटी सी बात है लेकिन आप आराम से याद रख सकते हैं। अब चलो मान लो ग्लूकोज बन गया, मान क्या ले बन गया, पत्तियों में ग्लूकोज बन गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, और ये ग्लूकोज जो बना है यहाँ पे, ये ऊर्जा का स्रोत है प्लांट के लिए। प्लांट इससे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जो ग्लूकोज बना वो सारा का सारा खर्च कर ले। हमें जो ग्लूकोज मिलता है, ऐसे थोड़ी होता है कि हम पूरा का पूरा अभी का अभी खर्च कर लेते हैं, मिलता है, कुछ खर्च होता है, कुछ बॉडी में रुक जाता है, तो एक फॉर्मेट में रहता है ना। जैसे हमारे अंदर ग्लूकोज स्टोर्ड हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, चर्बी में, वैसे प्लांट में भी ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, किस रूप में, स्टार्च के रूप में, है ना। आलू, चावल, इन सब में स्टोर ही ग्लूकोज होते हैं ना। ये जो राइस है, ये आलू है, या अनाज है, ये ब्रेड है, इस सब में स्टोर ग्लूकोज है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स बन गया, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज हुआ वो ठीक है, अभी यूज हो गया, ठीक है। जो तुरंत यूटिलाइज नहीं होता है प्लांट में, उन्हें स्टार्च, मंड मतलब स्टार्च के रूप में प्लांट संचित कर लेता है। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. इन सब में स्टार्च होते हैं, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में होता है, और हम जब खाते हैं तो इसी स्टार्च से फिर आगे हमें ग्लूकोज फाइनली मिलता है पचने के बाद, ठीक है ना। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार इसको प्रयुक्त कर लिया जाता है। प्लांट में स्टार्च रहा, संचित है,
जैसे हमारे में रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, वैसे प्लांट में भी रहता है, और जरूरत पड़ने पर इसे प्रयुक्त भी कर लिया जाता है, ठीक है ना। और प्लांट के ये वाले पार्ट जैसे राइस है, आलू है, ये हम प्रयुक्त करेंगे तो हमें स्टार्च मिलेगा, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। तो ये स्टोर करके रख लेते हैं। तो पहली चीज किस रूप में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के रूप में, याद रखना है। which serves as the internal energy reserve to be used as and when required। जब जरूरत पड़ेगी इसको यूज कर लेंगे। ऐसा हम में भी होता है, देख रहे हो हमारे मसल्स के अंदर, ऐसे लीवर के अंदर संचित ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो अब ये दो इनपुट है, एक स्टार्च और दूसरा है ग्लाइकोजन, दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है। प्लांट में स्टार्च के रूप में ग्लूकोज संचित रहता है और एनिमल में, हम में, आप में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो ये भी एक पॉइंट आप यहां पे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने फोटोसिंथेसिस का एक मोटा मोटी प्रोसेस तो देख लिया कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ठीक है जी, ठीक बात है। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चले। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण से प्राप्त तो करते हैं, लेकिन कैसे? सवाल यह है, हमने देखा ना फोटोसिंथेसिस में क्या चीजें निकलती है या क्या चीजें यूटिलाइज होती है। देखो, हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये बाहर से मिलता है। जैसे ये प्लांट की पत्ती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर से मिलेगा, ठीक है, और इधर से वाटर मिलेगा, ठीक है। ये वाटर यहां तक पहुंचेगा, वो जाइलम टिश्यू के जरिए पहुंचता है, ठीक बात है, उसकी बात अभी नहीं हो रही है। और यहीं पे फोटोसिंथेसिस अगर होता है तो फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था? ग्लूकोज बना, ये प्लांट में रुक जाता है, प्लस ऑक्सीजन और H2O, ये भी तो बन रहा था ना, ये आउट होते, ये भी आउट होते। तो आप देख रहे हो इस पार्ट के जरिए, इस सांकेतिक रूप में यहां पे दिखाया जा रहा है, ऑक्सीजन भी बाहर आ रहा है और पानी भी बाहर आ रहा है। ये एक ओपनिंग पोर है, और क्या अंदर जा रहा है? इन कौन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड इन हो रहा है। आपको पता है इस ओपनिंग पोर को स्टोमेटा कहा जाता है, स्टोमा कहा जाता है, स्टोमेटल ओपनिंग। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, आप पहला वाला विजुअल देखो और दूसरा वाला विजुअल देखो, और इस विजुअल को तीसरे वाले को भी देख लो। दोनों चीजें आपको यहां पे दिख रही है। तीसरे में दोनों चीजें, एक बार स्टोमेटा एक दरवाजा टाइप का है, ऐसे ना बंद हो रहा है, और एक बार खुल रहा है, ठीक है ना। पहला वाला ये देख लो, स्टोमेटल पोर्स, ये देखो, ये खुला हुआ है, ओपनिंग। और ये दूसरा वाला ना, ये गैप कम दिख रहा है, ये बंद है एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये इसको पत्तियों के ऊपर ये होता है स्टोमेटल पोर, इसको कहा जाता है रंध्र, इसको कहा जाता है, ये सौरंध्र भी कहते हैं। स्टोमेटल पोर बोलो या रंध्र छिद्र बोलो या सीधा रंध्र बोलो, चलेगा। और ये रंध्र, ये दरवाजा जो सेल से घिरे हुए होते हैं ना, जिन कोशिकाओं से, पत्तियों के ऊपर ये जो स्टोमेटल पोर्स है, ये स्टोमेटल पोर्स, हर एक स्टोमेटल पोर्स गार्ड सेल से, अ पेयर ऑफ गार्ड सेल से घिरे हुए होते हैं। गार्ड सेल से ही है, द्वार कोशिकाएं, ठीक है। और इन्हीं कोशिकाओं के जरिए ये स्टोमेटल पोर्स बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां आपको दिख रहा होगा। पहले वाले विजुअल में देखो आप, जो ओपनिंग का केस है, ये गार्ड सेल्स, मतलब ये वाला है ना, ये देख रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है, ये गार्ड सेल्स है, ये भी, और ये पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स थोड़ा कर्व टाइप का हो रहा है, ये स्वेल अप कर रहा है। इसमें अगर किसी वजह से पानी इन होता है तो ये स्वेल करता है, और थोड़ा कर्व्ड होता है, ये खुलने का केस है। और अगर पानी आउट होता है, ये श्रिंक होता है, और श्रिंक होना मतलब बंद होने का केस है। ये दोनों आपको यहीं पे देखना है, और इसी के जरिए तो, इसी पोर्स के जरिए तो कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है और ऑक्सीजन वगैरह या पानी वगैरह निकलता है। तो पॉइंट क्या है, ध्यान से समझो। पौधों की पत्तियों के सतह पर, सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट, बड़ी संख्या में छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा या स्टोमा कहा जाता है। स्टोमेटल पोर्स आप कहते हैं, अभी हमने देखा।
और प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड उनकी सतह पर मौजूद स्टोमेटा के माध्यम से ही पत्तियों में प्रवेश करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट एंटर्स इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट्स। अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, ऑक्सीजन का आना, पानी का आना। और प्रत्येक स्टोमेटा जो होता है ओपनिंग्स, वो गार्ड सेल्स की एक पेयर से घिरा हुआ होता है। 2 गार्ड सेल्स अभी हमने देखा। और स्टोमेटा ओपनिंग्स का खुलना और बंद होना सिर्फ किसके द्वारा नियंत्रित होता है? गार्ड सेल के द्वारा। और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब गार्ड कोशिकाओं में पानी आता है तो वो फूल जाते, स्वेल कर जाते हैं और थोड़ा सा कर्व्ड हो जाते हैं। और स्टोमेटा जो ओपन होता है वो इसी के कारण, इसको ओपनिंग बोलते हैं। पहला वाला देख रहे हो, ये थोड़ा सा स्वेल हो गया है, ठीक है, पानी आया, थोड़ा सा कर्व टाइप का हो गया, दरवाजा खुल गया, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो केस आप देखोगे, पानी आउट, श्रिंक, ये बंद होने का केस है। तो जब गार्ड कोशिकाओं में पानी आता है तो वो स्वेल कर जाते हैं और घुमावदार हो जाते हैं, इसके कारण खुलने का कारण यही है। तो बंद होने का क्या कारण है भाई? दूसरी तरफ गार्ड कोशिकाओं से जब पानी निकल जाता है, दोनों चीजें होती रहती है, तो वो सिकुड़ जाते हैं और सीधे हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर्स बंद हो जाते हैं, है ना। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्टोमेटा ओपनिंग वो दरवाजा है एक तरीके से, किसी चीज का जाना और किसी चीज का आना, ये चलता रहता है। पौधों की कोशिकाओं से स्टोमेटा के छिद्रों के माध्यम से बड़ी मात्रा में पानी निकलता है, यानी वी कैन से दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो लॉस्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द प्लांट लीव्स थ्रू ओपन स्टोमेटल पोर्स। पानी भी निकलता है, ऑक्सीजन भी निकलता है, पानी भी निकलता है। इसलिए जब पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है ना, तो पानी को संरक्षित करना चाहते हैं पौधे उस टाइम में, और इसलिए वो स्टोमेटल पोर को बंद रखते हैं। जैसे देखो, अभी हमने देखा कि ये जब खुलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उनके लिए तो जिंदगी है ये प्लांट के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये खुलेगा तो इसी क्रम में H2O भी तो बाहर निकलेगा। तो अगर मान लो जरूरत नहीं है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेना है प्लांट को, तो ये अपना स्टोमेटल पोर्स ओपन क्यों रखे? अगर ओपन रखेगा तो पानी ज्यादा निकलेगा और ज्यादा वाटर लॉस से परेशानी हो सकती है, तो इसलिए वो बंद रखते हैं जब इसको जरूरत नहीं होती है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और एक और बात आप अतिरिक्त तौर पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पत्तियों में स्टोमेटा पोर्स के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, आउट होती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूसेस गोज आउट थ्रू द लीव्स ऑफ द स्टोमेटल पोर्स। वो हमने देखा था क्या आता है और क्या जाता है, एक जाने वाला केस देखा और 2 आने वाला हमने देखा, ठीक है ना। क्या आप जानते हैं कि स्टोमेटा एक पौधे के हरे रंग के तने या सूट में भी मौजूद है? यस, हो सकता है, पत्तियों में तो होते ही है, ये स्टेम, ग्रीन स्टेम में भी हो सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरे रंग का तना या सूट प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। सिर्फ पत्तियों में नहीं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है कि उनके स्टेम भी फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, बट क्लोरोफिल होना चाहिए। सबसे बड़े और चौड़ी पत्तियों वाले पौधों में, ये लास्ट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े और चौड़ी पत्तियों वाले पौधों में पत्ती की निचली सतह में पीछे की तरफ स्टोमेटा होते हैं, चौड़ी पत्तियों वाले में निचली सतह में पीछे की तरफ। लेकिन जो पतली संकीर्ण पत्ती वाले पौधे हैं, पत्ती के दोनों तरफ स्टोमेटा समान रूप से वितरित होते हैं, यानी दोनों तरफ होते हैं, कुछ में नीचे की तरफ होते हैं और कुछ में दोनों तरफ होते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि स्टोमेटा ऊपर नहीं होता है या नीचे नहीं होता है, ये सिचुएशन है। पानी में रहने वाले जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक ठीक बात है, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कहानी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी जिसको आपने समझा। तो ये फोटोसिंथेसिस किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है। और 2 मोड्स की हमने बात की थी, तो इसमें एक ऑटोट्रॉपिक, हमने अभी इसके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक, विषम पोषी पोषण। तो भैया विषम पोषी किसके लिए था? एनिमल्स के लिए था, जंतु के लिए था, लेकिन इसमें भी तो वेरिएशन होता है, भिन्नताएं होती है।
अलग अलग कैटेगरी के जीव होते, जंतु होते। अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो इसका एक कैटेगरी, ठीक है। लेकिन मनुष्य के अलावा अन्य जंतु भी तो है। क्या सबका एक ही कैटेगरी है, एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? मतलब कैटेगरी तो वही है, हेटरोट्रॉपिक है, लेकिन क्या इसमें कुछ सब टाइप्स है इसका? तो आप थोड़ा सा सोचो, बचपन में जो आपने कभी पढ़ा था, जैसे कुछ जीव जंतु की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थों को निगल करके पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर क्या भोजन खाते हैं, निगलते हैं, फिर डाइजेशन होता है। तो ऐसे पोषण को हेटरोट्रॉपिक के अंतर्गत होलोजोइक कहते हैं। इसको हिंदी में पूर्ण भोजी भी आप कह सकते हो, या इसको प्राणी सम भी कहते हैं। प्राणी सम, निगलने वाला पोषण, निगल करके पोषण प्राप्त करना। लेकिन पोषण का एक दूसरा, हेटरोट्रॉपिक में एक दूसरा तरीका भी होता है जिसको हम सेप्रोजोइक भी कहते हैं। फंगस, मशरूम याद करो, मृतोप जीवी, जिसमें क्या होता है, सड़े गले पदार्थों से निकलने वाले कंटेंट को अब्सॉर्ब किया जाता है कुछ जीवों के द्वारा। मशरूम की बात कर लो, ठीक है ना, तो सेप्रोजोइक की कैटेगरी में आता है। और एक तीसरा जो है, कुछ ऐसे जीव होते हैं, इवन उसमें कुछ प्लांट भी हो सकते हैं, जो दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होते हैं पोषण के लिए। पैरासिटिक उसको कहते हैं, परजीवी, परजीवी पोषण। इसके भी अपने एग्जाम्पल हैं, जो दूसरे को बिना मारे, दूसरे जीव को खत्म किए उससे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। लाइक देखो ना, अगर मैं होलोजोइक की बात करूं, मनुष्य इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि निगलने वाली प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थों को एकदम निगल लेता है और उसका पाचन होता है। लेकिन सिर्फ मनुष्य ही नहीं, एक छोटा सा सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। अमीबा भी खाद्य पदार्थों को सीधे गल्प करता है, तो अमीबा भी होलोजोइक का ही एग्जाम्पल होगा। फिर हमने मृतोपजीवी या मृतजीवी की बात की, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक। ये मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर, वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, अब्जॉर्ब करके। मशरूम हो सकता है, फंगस हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, इस कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा है जो दूसरे जीव पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे आपने जू के बारे में सुना होगा, वो पोषण, मच्छर के बारे में आपने सुना होगा, वो पोषण दूसरे से प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब पेड़ पौधों में कस्क्यूटा होता है, अमरबेल, फोटोसिंथेसिस ये नहीं करता, ये बड़े प्लांट के ऊपर जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना, उसके ऊपर ये फैल जाता है और वहां से पोषण प्राप्त कर लेता है। तो ये दूसरे जीव पर पोषण के लिए, उस मतलब शरीर के अंदर रहे बाहर, लेकिन उसे मारे बिना पोषण प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब जैसे दूसरे जीव से पोषण तो शेर, चीता, टाइगर भी करता है, लेकिन वो मार देता है इंसान को या किसी जानवर को, फिर उसके मांस को खाता है, तो वो भी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, लेकिन वो अलग तरीके का है। लेकिन ये दूसरे जीव को मारे बिना उससे पोषण प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर की कैटेगरी है विषम पोषी के हेटरोट्रॉपिक के सब टाइप्स हो गए, हेटरोट्रॉपिक के सब टाइप हो गए, ठीक है जी। होलोजोइक, सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक, या सेप्रोजोइक भी कहते हैं, पैरासिटिक, सबके अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं। अब हाउ की बात कर ले थोड़ी सी, अभी हमने बात भी की है। अब जैसे ये पहला वाला अमीबा का देख लो, देखो इसके पास कोई फूड पार्टिकल है, ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को उसके आसपास ले गया और अपने अंदर उसको ले लिया, और फिर उसको तोड़ ताड़ के उससे कंटेंट प्राप्त कर लेता है। ये यूनिसेलुलर है, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, सिंपल जीव ये भी, और ये ह्यूमन है। ये तो गल्पिंग प्रोसेस है, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे और अच्छे से। पहले अमीबा की बात कर ले या इसकी पैरामीशियम की बात कर ले।
वैसे इन जनरल वेरिएशंस की बात हमने की है कि प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है कि जीव भोजन जो प्राप्त करता है, क्या वो निगल के करता है, अब्सॉर्ब करके करता है, या किस तरीके से पोषण प्राप्त करता है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां, अनेक स्ट्रेटजीज है। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, खाद्य पदार्थों को मतलब एक तरीके से ब्रेक कर देते हैं बॉडी के बाहर, और फिर उसका अवशोषण करते हैं। ये अपना जो सेप्रोजोइक वाला था ना, मशरूम, फंगस, यीस्ट, इसी के तो उदाहरण है। ये कंटेंट को, लिक्विड को, सड़े गले पदार्थों को अब्सॉर्ब करके पोषण प्राप्त करता है। मनुष्य क्या करता है, पहले खाना खाता है, फिर बॉडी में उसको सिंपल फॉर्मेट में तोड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए। तो ये शरीर के बाहर ही खाद्य पदार्थों का विघटन कर देते हैं, फंगस, मशरूम वगैरह। सेप्रोजोइक वाला ये हो गया। अन्य जीव, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो संपूर्ण खाद्य पदार्थों को इनटेक करते हैं और उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो ये कौन हो सकते हैं भाई साहब, मनुष्य हो सकता है, अमीबा हो सकता है, छोटा जीव है लेकिन है तो वो भी। और तीसरा क्या है, ये तो पहला हो गया, तब सेप्रोजोइक पहला हो गया, दिस इज सेप्रो। ठीक है, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, होलो, होलोजोइक। और तीसरा पैरासिटिक। कुछ अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल यानी कस्क्यूटा प्लांट में, जू, लीच, फीताकृमि, इन सब में प्रयुक्त होता है। ये दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। नकारा निकम्मे किस्म के ऐसे जीव है, ऐसे कह दो। इसके अलावा जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि कैसी हो, ये सब उसके बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है। कुछ जीव, अगर मैं होलोजोइक में ही देखूं तो कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाका मांसा दोनों के कॉम्बिनेशन में होते हैं, है ना। तो जैसे अगर कोई भोजन अंतर्ग्रहण भी करता है ना, तो ऐसे होता है ना, अब बकरी को, हिरन को किस कैटेगरी में रखोगे, वो पेड़ पौधे ही खाते हैं, उनका बॉडी डिजाइन वैसे ही है। शेर, चीता, उनको आप लड्डू या फिर मिठाई दो तो वो नहीं खाएंगे ना, घास दो तो नहीं खाएंगे ना, वो मांस खाते हैं, मांसाहारी, कच्चा मांस खा जाते हैं। तो एक हो गया हर्बीवोर, होलोजोइक में ही आप देखें तो जो निगल करके पोषण प्राप्त करते हैं, शाकाहारी एक, दूसरा मांसाहारी, दोनों के अपने एग्जाम्पल है। तीसरा सर्वाहारी, ओमनिवोर्स, मनुष्य को इस कैटेगरी में रख दो आप, कुत्ते को इस कैटेगरी में रख दो। तो इस तरीके के जीव होते हैं, और भी कैटेगरी हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल ऐसे हम कह सकते हैं। तो हाउ की बात कर रहे थे, तो क्यों ना अब एक जनरल एस्पेक्ट तो हमें मिल गया कि वेरिएशंस होते हैं। कुछ जीव निगल करके पोषण प्राप्त करते हैं, कुछ जीव अब्सॉर्ब करके पोषण प्राप्त करते हैं, कुछ जीव दूसरे से पोषण प्राप्त करते हैं बिना मारे दूसरे जीव को। इसी क्रम में थोड़ा अमीबा पैरामीशियम की पहले बात कर ले, और फिर मनुष्य की तो बात इत्मीनान से करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। तो अमीबा कैसे भोजन को खींचता है अपने अंदर, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, क्योंकि भोजन और उसके इनटेक का प्रोसेस अलग अलग होता है। ठीक है ना, कुछ अब्सॉर्ब करते हैं, कुछ निगलते हैं, सबका हमने देखा। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी डिफरेंट होते हैं। जो एक ही सेल वाले जीव होते हैं ना, एक कोशिक जीव, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, बॉडी सरफेस से लिया जा सकता है। यानी कि मनुष्य की तरह भोजन एक खास पार्ट से, माउथ कैविटी से अंदर जाएगा। उनका पूरा सरफेस, जैसे अमीबा का पूरा सरफेस भोजन लेने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन वो एक डिजाइन होता है, एक बॉडी का मूवमेंट होता है, स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर से वो अंदर लेता है चीजों को। ठीक है, सरफेस के थ्रू अंदर लेता है, अभी देखेंगे। लेकिन ये तो सिंपल जीव है तो उनके लिए करना ही आसान है, लेकिन जैसे जैसे जीवों में जटिलता बढ़ती जाती है ना, वैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्राणी है। एक अलग अलग तरीके के ऑर्गन टिश्यूज में डिजाइन होते हैं। एक ऑर्गन बना है, ऊपर वाले ने दिया है खाना खाने के लिए, एक पचाने के लिए, एक अवशोषित करने के लिए, सब अलग अलग है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, जब जीवों की जटिलता बढ़ती है ना,
तो विभिन्न कार्य विभिन्न प्रकार के विशिष्ट अंगों के द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा कोशिकीय सतह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से भोजन को अंतर्ग्रहित करता है, और उसका विजुअल आप यहां पे देख लो, ये देख रहे हो, ये देखो, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और इसको अंदर ले लिया और फूड वैक्यूल में गया, आप तोड़ के इसका कंटेंट मिल जाएगा इसको, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आउट हो जाएगा, सरफेस से ही लिया। तो अमीबा में क्या हो रहा है, यहां पे एक फूड पार्टिकल है, जैसे ही फूड पार्टिकल यहां आया, अब इसने अपने बॉडी के पार्ट्स को थोड़ा सा फिंगर जैसा बनाना शुरू किया और इस भोजन के कण को चारों तरफ से घेरना शुरू किया। इसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं, फॉल्स फीट भी कहते हैं। स्यूडोपोडिया कूटपाद या पादाब भी इसको कहा जाता है। तो इसी से ये अंदर लेता है, इससे इसको अमीबा को चलने में भी मदद मिलती है, मूवमेंट में भी, और भोजन को पार्टिकल को अंदर लेने में भी मदद मिलती है। अब ये फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में गया, टूटा, इससे इसको जितना भी कंटेंट चाहिए था वो मिल गया, और फिर उसके बाद ये आउट, बॉडी से आउट। तो ये प्रोसेस इसका चलता रहता है। तो खाद्य, ये जो अभी मैंने स्टेप बोला, ये यहां पे लिखा है कि खाद्य रिक्तिका के अंदर जो फूड वैक्यूल होता है ना अमीबा में, वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में तोड़ देता है और फिर साइटोप्लाज्म में वो डिफ्यूज हो जाता है, और बचा हुआ पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर आ जाता है। मतलब ये वाला जो केस था ना, इसके अंदर गया, ठीक है, ये गया, अब यहां ये टूटा, कॉम्प्लेक्स चीज सिंपल फॉर्मेट में टूट गया, पाचन हुआ, और पूरे सेल में ये बिखर गया, काम की चीज, और अपशिष्ट पदार्थ सरफेस की तरफ आकर के बॉडी से आउट हो जाता है। दिस इज समथिंग अमीबा। ये स्टेप है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है, भोजन फूड वैक्यूल में जाता है, फिर वहां टूटता है, फिर अच्छे पदार्थ साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और बेकार पदार्थ बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम यूनिसेलुलर जीव है, इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार है। अमीबा का तो कोई आकार नहीं है, वो बदलता रहता है। इसका एक निश्चित आकार है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, एक खास स्थान से ग्रहण किया जाता है, और भोजन इस स्थान तक सीलिया की गति द्वारा एक तरीके से पहुंचता है, जो कोशिका के सरफेस को, ये सीलिया है, ये देखो, इसको सीलिया कहते हैं। तो इस जगह से फूड अंदर गया, फिर वही चीज स्ट्रीमिंग, फूड का डाइजेशन हुआ, काम की चीजें निकली और बेकार चीजें आउट। तो ये भी सरफेस के थ्रू ही अंदर गया, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए। सीलिया इसमें होता है, उसमें था स्यूडोपोडिया, इसमें सीलिया। पक्षाभ गति इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये पूरे पैरामीशियम पे रहता है, इस तरीके से बाल जैसी संरचना, ठीक है। ये हो गया अमीबा पैरामीशियम की कहानी। अब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में पोषण की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इसको डिकोड करना पड़ेगा। पाचन तंत्र की पूरी कार्य प्रणाली को समझना होगा, क्योंकि खाना खाया, फिर खाना पचाया, और काम की चीजें मिली, और फिर यूटिलाइज हुई। ये सारी चीजें तो आपको जानना है ना इस प्रोसेस में। तो पाचन तंत्र इज द सिस्टम। फिर जाकर के मनुष्य की पूरी कहानी को डिस्कस करेंगे। और पाचन तंत्र की पूरी कार्य प्रणाली में मनुष्य के जितने भी अंग हैं, जो जो भाग लेते हैं, उसको दो कैटेगरी में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ कैविटी से लेकर के एनस तक 9 मीटर लंबे एक सिस्टम के तौर पर मौजूद है। इसमें माउथ कैविटी भी है, आंत भी है, स्टमक भी है, एसोफेगस भी है, सब कुछ है, जिसके बारे में हम बात करेंगे करेंगे करेंगे। ये देख रहे हो, एलिमेंट्री कैनाल में ये भी है, फूड पाइप भी है, अमाशय भी है, छोटी आंत भी है, बड़ी आंत भी है ना। इन सब को हमें पढ़ना है, ठीक है। यहां से भोजन की पचने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, और भोजन पच भी जाता है। लेकिन इस काम को करने के लिए कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है इन अंगों को। किनको? एलिमेंट्री कैनाल के अंगों को। तो इनको हेल्प देते हैं कुछ ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स पार्ट बी में आते हैं। ये अपने एंजाइम्स के जरिए, केमिकल्स के जरिए इनको मदद करते हैं। और इसमें जो ग्लैंड्स है, उसमें एक है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर,
और तीसरा है अग्नाशय पैंक्रियाज। तो ये पार्ट बी है। ये अपने केमिकल्स के जरिए, अपने रसायन के जरिए पार्ट ए के अंगों को खाना पचाने में हेल्प करता है। तो ये दोनों डिकोड करना होगा हमें, जिसमें सबसे पहले हम आहार नाल की बात करेंगे। आहार नाल, जैसे कि अभी मैंने बोला कि मुंह, माउथ कैविटी से लेकर के एनस तक एक लंबी नली है। 9 मीटर 30 फीट के आसपास इसकी लंबाई होती है। इस विजुअल में आप देख सकते हो। ये भी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, ये भी एलिमेंट्री कैनाल का है। स्टमक भी है, छोटी आंत, बड़ी आंत, यहां तक है। बड़ी आंत का एक नीचे वाला हिस्सा एनस जिसको कहते हैं, यहां तक। इसलिए माउथ से लेकर के एनस तक ये आहार नाल है। इसमें आंत वात सब आ जाते हैं। लंबाई आपसे पूछा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। फिलहाल ये अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले अभी इसको एक एक चीज को हमें डिकोड करना है। स्टमक में क्या होता है, लीवर कैसे हेल्प करता है, पैंक्रियाज क्या है, सबकी बात करेंगे। फिलहाल अभी हमने बस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल, इसके इतने सारे पार्ट्स हैं और इनको हेल्प करने के लिए जो कुछ ग्लैंड्स या ग्रंथियां हैं वो आपके सामने बी पार्ट में एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में दिख रहा है। लार ग्रंथियां, लीवर, पैंक्रियाज वगैरह वगैरह, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक एक करके सब जानना है, लेकिन फिलहाल एक एक्टिविटी का जिक्र आपके बुक में किया गया और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी पहले इसी को डिस्कस करूंगा। एक्टिविटी 6.3। देखो, इसमें बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। ध्यान से समझिए क्या है इस एक्टिविटी में। 1 ml मंड जानते हो ना, स्टार्च। टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। एक का नाम ए ले लो और दूसरे का नाम बी। ये प्रयोग में क्या है अभी आपको पता चल जाएगा, पहले समझ लो ये क्या है। ले लिया, और उसमें आपने क्या लिया, स्टार्च सॉल्यूशन लिया। स्टार्च जानते हो ना, कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज, जो पौधों में, प्लांट में स्टोर ग्लूकोज के रूप में रहता है। चावल में, आलू में यही रहता है, ठीक है ना। और आप छठी क्लास के बुक को याद करो कि किसी भोजन में स्टार्च होता है या नहीं होता है, उसके लिए आप कैसे टेस्ट करते थे। जांच करने का कोई तरीका 6 क्लास में है, फूड वाले टॉपिक में। याद है तो ठीक है, नहीं है तो अभी मैं याद दिला दे रहा हूं। फिलहाल देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। ले लिया, अच्छा। टेस्ट ट्यूब ए में भी स्टार्च लिया और बी में भी लिया, लेकिन ए में आप सलाइवा डालिए। सलाइवा मतलब लार। ए में आपने स्टार्च भी डाला और ए में आपने सलाइवा भी डाला, लार भी डाला, और बी में सिर्फ स्टार्च डाला, सलाइवा नहीं डाला। चलो ठीक है। अब दोनों परख नली में कुछ बूंद डाइल्यूट आयोडीन घोलिए। याद है आपको, आयोडीन से ही स्टार्च की मौजूदगी को चेक करते थे हम लोग। और जिस भी भोजन में स्टार्च होता है ना, उसमें अगर आप आयोडीन डालोगे ना, तो जिस भोजन में स्टार्च होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब नीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसे देखो, ये परख नली ए है ना, अच्छा ये आप ऐसे देख लो, हाँ ठीक है। परख नली ए में मैंने सलाइवा डाला, ठीक है, और परख नली बी में नहीं डाला। तो अब देखो, इसमें स्टार्च है, बोलो हाँ, ये है आपका स्टार्च। और इसके अंदर अगर स्टार्च है तो आपने आयोडीन डाला, ब्लू हो गया, नीला हो गया, ठीक है। ये सिर्फ स्टार्च की बात हो रही है, ये बी टेस्ट ट्यूब है पक्का, आप देखोगे, ठीक है। दिस इज समथिंग बी, ब्लू ब्लैक कलर। अच्छा, दूसरे में क्या था भाई साहब, ए वाले में क्या था, हमने स्टार्च भी डाला और उसमें सलाइबा भी डाला। आपको शायद ये पता होगा कि सलाइबा का एक एंजाइम होता है, सलाइबरी अमाइलेज। ये जो स्टार्च होता है ना, उसको माल्टोज में तोड़ देता है। तो ए वाले में स्टार्च भी है, सलाइबा भी, और कुछ देर तक अगर आप इसको छोड़ोगे तो अब ये स्टार्च किस चीज में बदल गया, माल्टोज में बदल गया। अब ये रिजल्ट
ये दिखाएगा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। आयोडीन डालने पे भी ये ब्लू नहीं होगा क्योंकि जिसमें स्टार्च था वो हो गया, लेकिन चूंकि ए वाले में आपने स्टार्च के साथ सलाइवा भी डाल दिया था, और सलाइवा का ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, ये इसमें टूट रहा है माल्टोज में। और माल्टोज अगर स्टार्च इतने सारे ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है तो माल्टोज अलग प्रोडक्ट है। ये पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स है तो ये दो मॉलिक्यूल वाले ग्लूकोज से बनता है, तो इसीलिए माल्टोज के कारण ए में कलर चेंज नहीं हुआ। और माल्टोज क्यों बना? क्योंकि स्टार्च के ऊपर सलाइवा ने एक्शन किया, और यही होता है जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमारे सलाइवा या लार के अंदर जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को ब्रेक करना शुरू कर देता है, इसलिए पाचन तंत्र में स्टार्च यहीं से पचना शुरू हो जाता है। स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है, वो अलग बात है कि माल्टोज आगे और अच्छी तरीके से छोटी हाथ में पचेगा, लेकिन माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? तो ये चीज आपको याद रखना है, एंड यही अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्टार्च कई खाद्य पदार्थों में एक घटक है। जब स्टार्च में आयोडीन मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है, इसलिए प्रयोग में दोनों बीकरों में विलयन नीला हो जाता है। ठीक है ना? लार के अतिरिक्त इस जिसमें अमाइलेज एक स्टार्च पचाने वाला एंजाइम है, धीरे धीरे स्टार्च को शुगर में माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और जब स्टार्च टूट जाता है तो ये नीला रंग गायब हो जाता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि लार अमाइलेज को सलाइवरी अमाइलेज को कार्य करने के लिए क्षार के माध्यम की आवश्यकता है। तो बेसिकली यही समझ लो कि अगर सलाइवा आप डालोगे तो सलाइवा के कारण स्टार्च माल्टोज में टूट गया, और फिर वहां पे वो ब्लू रंग आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इस एक्टिविटी में कम से कम यही हमें पता चल रहा है। तो फिलहाल इतना तो पता चल गया कि सलाइवरी अमाइलेज, ये बेसिकली जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, ये बेसिकली एक एंजाइम है। ये सलाइवा या लार में होता है, और ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। और स्टार्च अगर बहुत सारे ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है तो माल्टोज सिर्फ दो ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है। तो जब माल्टोज बन जाएगा तो ब्लू कलर नहीं दिखेगा। ठीक है ना? दैट इज द केस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिलहाल ये सारे पॉइंट्स आपने समझ लिया है। एक रिक्वेस्ट है, अभी कुछ प्रश्न भी करवाऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को लाइक करो, सेशन को लाइक करो, शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, और ये जो फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब जो है ना, इस सब का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। ठीक है ना? बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ये मेरी रिक्वेस्ट। तो एक पहला प्रश्न है आज का, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थ को शरीर के बाहर ही पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं? In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? अब सोच लो कौन ये काम करता है। तो फंगस मशरूम वाला ये केस था। हरे पौधे के कारण पहला ऑप्शन काट दो। यीस्ट मशरूम, ब्रेड की फफूंद, ये तो ठीक चल रहा है। पैरामीशियम अमीबा, अमरबेल के कारण ये भी कट जाएगा। बाकी ये है, फंगस मशरूम ही तो था जो बाहर तोड़ देता। अभी हमने इसके बारे में बात भी की। आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई। चावल स्टार्च को होल्ड करता है, चावल में स्टार्च होता है। चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है भाई साहब, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ब्लू होना दैट मीन्स ब्लू ब्लैक होना, ये स्टार्च होने का निशानी है। तीसरा, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है? ध्यान से, सही नहीं है। Which of the following statement about the autotrophs is incorrect? Incorrect आपको देखना है, अशुद्ध, गलत। समझ रहे हो? तीन सही है, एक गलत है। पहला है स्वपोषी यानी प्लांट की बात हो रही है, ऐसे समझ लो। वे कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते। क्या ये सही है?
सही है तो ये आंसर नहीं देना है आपको, गलत चुनना है। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट तो ये करते हैं, तो ये तो सही है, तो सही वाला तो आंसर नहीं है, झूठ चुनना है ना, तो पहला कट गया। वे कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, ये भी सही है, मतलब ठीक बात है, ये तो गलत हो गया, ये आंसर नहीं है, आपको तो झूठ चुनना है, तो झूठ क्या है वो हमें पहचानना है। तीसरा, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस होगा क्या? नहीं, झूठ, अभी तो मुझे यही लग रहा है। चौथा, वे आहार श्रृंखलाओं में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। प्लांट तो यही करते हैं, तो ये भी सही है, यानी ए बी डी सही कथन है, सी फॉल्स है, झूठ है, तो इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न शायद मैंने बता दिया था, पता नहीं रिपीट हो गया, देख लो एक बार। सही कथन चुनिए, विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते हैं। हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हाँ, ये सही है, बाकी सब गलत है। ये अभी मैंने बताया था तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, शायद 15-20 मिनट पहले अभी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, रिपीट हो गया। तो आज का सेशन मैं यही रखता हूँ, अगली क्लास में इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा। ये चैप्टर सबसे बड़ा है पूरे इंटायर साइंस में, 10th में, तो इसको अगर 2 के बदले 3 पार्ट में भी मैं करवाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस सारा पॉइंट कवर होना चाहिए। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। सेशन लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, पढ़ो, रेगुलर रहो और आगे बढ़ते रहो। फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, जहां से भी कनेक्ट होना है कनेक्ट हो जाओ, साइंस बाय सुमित सर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय।